रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका आज 22वां दिन है। अजीब सा लग रहा है ना सुन के। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा ये युद्ध। क्यों? क्योंकि जिस समय रूस ने आक्रमण किया था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इलाहाबाद के सिविल लाइन में चहलकदमी करते हुए जा रहा है यूक्रेन के अंदर। जहाँ इच्छा हो उसके टैंक जा रहे थे, जहाँ इच्छा हो उसके अपने हवाई जहाज जा रहे थे। जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से यही लग रहा था कि 1-2 दिन के अंदर ही रूस का यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जिनके बल पर अड़ा था, खड़ा था, नाटो देश प्रत्यक्ष रूप में उसकी सहायता करने से मना कर चुके थे। उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध वगैरह और सारी चीज़ें लगाई, लेकिन रूस का आक्रमण कहीं से भी नहीं रुका और रूस लगातार अपने आक्रमण जारी रखा। अब अगर उन परिस्थितियों पे जाएं कि रूस के लिए युद्ध आवश्यक था या नहीं था, रूस को युद्ध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो वो एक विचार बहस का बिंदु बन सकता है। बहस का बिंदु इस रूप में बन सकता है कि हाँ सही है कि जिस तरीके से यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव हो रहा था वो रूस के लिए यह समझने के लिए काफ़ी था कि रूस के लिए भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से वो खतरनाक हो सकता था। एक आशंका, उस आशंका को दूर करने के लिए काफ़ी दिनों से रूस ने तैयारी किया। रूस एक ऐसा मजबूत देश है कि पूरी तरीके से उसने इस बात को समझा होगा कि यूक्रेन के अंदर उसे कैसे और क्या करना है। और यह भी सही है कि यूक्रेन के एक हिस्से में उसको पहले से कुछ समर्थन था। जो लोग इसको मानते थे कि यूक्रेन को नाटो की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कमाल है, 22 दिनों से युद्ध तो चल रहा है। रोज़ यह भी खबर आती है कि कोई न कोई उनका शहर 80% तबाह हो गया, 75% तबाह हो गया, क्योंकि अब जो आवासीय इलाके हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? जो अभी तक सामने आया है वो यह सामने आया है कि नाटो देश ने प्रत्यक्ष रूप से उसे सहायता करने से अवश्य मना किया, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे वो लगातार सहायता देते रहे। हथियारों के माध्यम से, बारूद के माध्यम से, जो लड़ाकू विमान के माध्यम से, इस तरीके से वो सहायता देते रहे। और यूक्रेन की जनता के अंदर उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस तरीके का राष्ट्रवाद भर दिया कि उसमें अंतिम व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार है कि उस पर रूस का कब्जा न हो। जो स्थितियां लग रही हैं उससे यह कन्फर्म है कि रूस अंत में विजयी तो होगा, लेकिन सवाल यह है कि विजय के बाद उसे मिलेगा क्या वहाँ पर? सिर्फ वो खाली ज़मीन जिस पे मृतकों के शव और रक्त और छोड़े हुए हथियार। इस प्रकार के देश को लेके क्या करेगा? फिर क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि यूक्रेन को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया। शुरुआत में उससे ये गलती हुई, उसने नाटो देशों पर अपने पूरा भरोसा कर लिया और भरोसा करके उसी के बल पर वो आगे बढ़ गया। बाद में जिन लोगों ने उसे चढ़ाया था वही पीछे हट गए। अब स्थिति ये हो रही है कि अपनी जिद में आप पूरे देश को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, एक ऐसी लड़ाई में जिसे आपको पता है कि किसी भी दशा में आप जीत नहीं सकते हैं। तो क्या यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं। कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा और न ही उसके द्वारा ऐसा कहा जाएगा। लेकिन फिर यूक्रेन के लिए चारा क्या है? यूक्रेन के लिए चारा यही है कि जैसा कि यूक्रेन ने
पहले उनके राष्ट्रपति ने अभी हाल में जाहिर भी किया था कि वो नाटो की तरफ नहीं जा रहे हैं, नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे। उनको नाटो से सहायता लेना बंद कर देना चाहिए। यदि वो सहायता लेना बंद करके क्लीन हैंड आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो न्यूट्रल देश हैं वो भी उनके समर्थन में आएंगे और तब शायद रूस से एक समझौते की बात बनेगी। जब समझौते की बात बने उस समय यह देखने की बात है कि अपने आप को बहुत गिराकर समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। समझौता बराबर की टेबल पे ही होना चाहिए और इसे दुनिया के अन्य देशों को भी सुनिश्चित करना होगा। यद्यपि रूस हमेशा भारत का समर्थक रहा है, भारत का नागरिक होने के कारण हमेशा हम सभी लोग रूस के प्रति हमेशा ही एक हमारा लगाव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गलत गलत है और सही सही है। रूस ने जो किया वह उसके दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से वह निश्चित रूप से सही था। लेकिन लड़ाई जिस तरफ बढ़ रही है वो चीज़ निश्चित रूप से गलत है और उसे नहीं होना चाहिए। दुनिया के सभी देशों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि लड़ाई इस मोड़ पर ख़त्म नहीं हुई तो कहीं एक स्थिति वियतनाम की वाली ना आ जाए और रूस अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग न कर दे, जिसकी धमकियां बार बार आती रही हैं। वह स्थिति बहुत खतरनाक होगी और जैसा कि युद्ध के प्रारंभ में कहा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो उसके संकेत निश्चित रूप से आ जाएंगे। इसलिए आवश्यकता ये है कि सभी देशों को आगे आना चाहिए, एक सम्मानजनक समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की अपनी सार्वभौमता को भी हमें बनाए रखना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने जिस संघर्ष जो जज्बा दिखाया है उसका सम्मान होना चाहिए, न कि उनको क्रश किया जाना चाहिए। धन्यवाद।